Today I'm going to discuss about the 16th module of agronomy. So let's get started with the 16th module. तो देखिए 16th मॉड्यूल के अंदर जो कॉन्सेप्ट हम आज डिस्कस करने वाले हैं दैट इज वाटर रिक्वायरमेंट ऑफ डिफरेंट क्रॉप्स। जो डिफरेंट क्रॉप्स हैं उनकी वाटर रिक्वायरमेंट के बारे में जानेंगे विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो सबसे पहले डिस्कस करेंगे राइस की वाटर रिक्वायरमेंट की। देखिए राइस की जो टोटल वाटर रिक्वायरमेंट होती है वो होती है 1100 टू 1250 mm। इट्स mm, ठीक है। तो ये जो है टोटल वाटर रिक्वायरमेंट होती है राइस की, जो कि थ्रू आउट द ग्रोथ पीरियड राइस को रिक्वायर्ड होती है, ठीक है। इसमें से जो 40 mm होता है, 40 mm बेसिकली इट इज 3%। जो टोटल वाटर रिक्वायरमेंट होती है उसका 3% जो है वो जो है नर्सरी में यूज होता है। 200 mm विच इज बेसिकली आपका 16%। ये जो है लैंड प्रिपरेशन में, लैंड प्रिपरेशन लाइक पडलिंग, तो इन सारी चीज़ों में जो है 16% ऑफ टोटल रिक्वायरमेंट ऑफ वाटर जो है रिक्वायर्ड होता है, मतलब टोटल रिक्वायरमेंट का 16%। फाइन। और जो रेस्ट ऑफ द 81% वाटर होता है लाइक 1000 mm ऑफ वाटर, वो आपका फील्ड इरिगेशन के लिए, मतलब डिफरेंट डिफरेंट स्टेजेस में जो राइस की डिफरेंट डिफरेंट स्टेजेस होती है, फॉर एग्जांपल वेजिटेटिव स्टेज, रिप्रोडक्टिव स्टेज, बूटिंग स्टेज, लेट डोज स्टेज, जो भी स्टेजेस होती हैं उनमें जो है रिक्वायर्ड होता है, तो वो फील्ड इरिगेशन में आता है, ठीक है। देखिए राइस का जो डेली कंजप्टिव यूज है राइस में वो आपका वेरी करता है 6 टू 10 am। ये टोटल वाटर रिक्वायरमेंट है ऑन डेली बेसिस, डेली वाटर कंजप्शन, सॉरी डेली कंजप्टिव यूज जो है वाटर का राइस में, और ये डिपेंड करता है आपके डिफरेंट डिफरेंट एग्रोक्लाइमेटिक जोन के ऊपर, ठीक है। तो जो रेंज है वो 1100 टू 1250 मैंने आपको बताई। तो ये रेंज जो है ये वेरी करती है आपके एग्रोक्लाइमेटिक जोन के अकॉर्डिंग। फाइन। तो ये जो है उसकी टोटल वाटर रिक्वायरमेंट और जो डिफरेंट डिफरेंट वाटर रिक्वायरमेंट है। देखिए जब सीडलिंग स्टेज में, जब नर्सरी में जब राइस का जो प्लांट होता है उस टाइम पे जो वाटर रिक्वायरमेंट होती है वो कंपेरेटिवली लेस होती है, ठीक है। और ड्यूरिंग फ्लावरिंग, जो फ्लावरिंग फेज होती है उस टाइम पे 5 सेंटीमीटर जो है सबमर्जन शुड बी मेंटेन। सबमर्ज मतलब कि 5 सेंटीमीटर जो वाटर लेवल है वो फील्ड में मेंटेन होना चाहिए ड्यूरिंग दी फ्लावरिंग, ठीक है। और अगर एक्सेस वाटर है 5 सेंटीमीटर से ज़्यादा है तो वो जो है ऑल्सो नॉट नेसेसरी, स्पेशली एट बूटिंग स्टेज। तो 5 सेंटीमीटर से ऊपर वाटर जो का लेवल जो है वो नहीं जाना चाहिए। इट शुड बी एट 5 सेंटीमीटर एट द टाइम ऑफ फ्लावरिंग एंड एट द टाइम ऑफ बूटिंग। तो जो 5 सेंटीमीटर है ये लेवल मेंटेन रहना चाहिए, ठीक है। तो ये जो है वाटर रिक्वायरमेंट है राइस की। अब देखिए यहाँ पे मैंने आपको बताया कि सीडलिंग स्टेज में जो वाटर रिक्वायरमेंट होती है वो लेस होती है। तो उसी तरह देखिए सीडलिंग स्टेज में जो वाटर रिक्वायरमेंट होती है वो लेस होती है। और इस तरह से जैसे वेजिटेटिव फेज आती है, फिर रिप्रोडक्टिव फेज आती है, फिर आती है राइपनिंग फेज। तो जब मेच्योरिटी जो फेज होती है उस टाइम पे भी जो वाटर की रिक्वायरमेंट होती है वो धीरे धीरे डिक्रीज होती जाती है एट द टाइम ऑफ मेच्योरिटी। और फील्ड को कम्प्लीटली जो है ड्रेन किया जाता है बिफोर 15 टू 21 डेज बिफोर हार्वेस्टिंग राइस में। तो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, ठीक है। और जो फ्लावरिंग स्टेज है राइस में दैट इज़ बेसिकली द मोस्ट क्रिटिकल स्टेज फॉर वाटर, वाटर स्ट्रेस। क्रिटिकल स्टेज मैं आपको बता चुकी हूँ व्हाट इज़ क्रिटिकल स्टेज, व्हाट इज़ सेंसिटिव स्टेज, दोनों जो टर्म है वो एक जैसे सिमिलर टर्म है, लेकिन मैंने प्रीवियस लेक्चर में ये टर्म जो है वो एक्सप्लेन करे हैं क्रिटिकल स्टेज क्या होती है प्लांट में। तो राइस में जो मोस्ट क्रिटिकल स्टेज होती है वो फ्लावरिंग होती है। फाइन। तो दिस इज राइस। नाउ विल मूव टू ग्राउंडनट। देखिए ग्राउंडनट की टोटल वाटर रिक्वायरमेंट होती है 500 टू 550 mm, 500 टू 550 mm। और इसमें जो इवेपोट्रांसपिरेशन होता है, देखिए जो इवेपोट्रांसपिरेशन होता है बिफोर हार्वेस्टिंग, जो 35 डेज होते हैं हार्वेस्टिंग के पहले, और जो आपके इनिशियल डेज होते हैं, फर्स्ट 35 डेज होते हैं जो आफ्टर शोइंग, उनमें जो इवेपोट्रांसपिरेशन होता है वो आपका लेस होता है, ठीक है। उसमें जो रेट होता है इवेपोट्रांसपिरेशन का दैट इज बेसिकली लेस। और जो पीक रिक्वायरमेंट होती है वाटर की, पीक होती है वो पैक पेनिट्रेशन और पॉट डेवलपमेंट के टाइम पे होती है। मतलब पैक पेनिट्रेशन और जो आपका pod development है that is basically the critical stage of
ग्राउंडनट फॉर दी वाटर स्ट्रेस। ठीक है, तो देखिए जो क्रिटिकल स्टेजेस होती है उस टाइम पे जो इंटरवल होना चाहिए वाटर का, दैट शुड बी 7 to 10 days, 7 to 10 days डिपेंडिंग अपॉन दी सॉइल एंड क्लाइमेट। तो सॉइल मॉइस्चर पे डिपेंड करता है कि सॉइल में कितनी मॉइस्चर की अवेलेबिलिटी है, उसके अकॉर्डिंग जो है इंटरवल डिसाइड किया जाता है। अगर बहुत सॉइल में जो है मॉइस्चर लैक कर रहा है तो 7 days में अराउंड, मतलब जो 7 days का इंटरवल, उसे जो इंटरवल्स हैं इरिगेशन एप्लीकेशन के बीच, उसको जो है 7 days रखा जा सकता है। और अगर जो है मॉइस्चर जो है एक लेवल तक मेंटेन है तो जो वेरिएशन है इंटरवल में वो अकॉर्डिंग टू क्लाइमेट और अकॉर्डिंग टू सॉइल किए जाते हैं। ठीक है, और नॉर्मली अगर नॉर्मल कंडीशन है, अगर जो है क्रिटिकल स्टेजेस के अलावा नॉर्मल ग्रोथ की बात की जाए ग्राउंडनट में, तो उस टाइम पे जो है अराउंड 15 days का इंटरवल लिया जाता है इरिगेशन एप्लीकेशन का। ठीक है, और मेच्योरिटी पीरियड में भी जो इंटरवल होता है वो 15 days का रखा जाता है इरिगेशन एप्लीकेशन के बीच। तो ये जो है ग्राउंडनट की वाटर रिक्वायरमेंट है। अब नेक्स्ट बात करते हैं पल्सेस की। देखिए पल्सेस जो होती है, मोस्ट ऑफ द पल्सेस क्रॉप्स जो हैं वो रेन फेड होती हैं। रेन फेड जो है वो ग्रो की जाती है, मतलब जो कल्टीवेशन है वो रेन पे डिपेंड होता है। ठीक है, और इनकी जो टोटल वाटर रिक्वायरमेंट होती है पल्सेस की वो होती है आपकी 200 to 400 mm। ठीक है, टोटल वाटर रिक्वायरमेंट मतलब थ्रू आउट द ग्रोथ पीरियड जितना वाटर रिक्वायर्ड होता है पल्सेस के द्वारा वो होता है आपका 200 to 400 mm। इसमें जो पल्सेस क्रॉप होती है उन्हें अराउंड 3 to 4 इरिगेशन की जो है रिक्वायरमेंट होती है ड्यूरिंग द क्रिटिकल स्टेजेस लाइक जर्मिनेशन, फ्लावरिंग एंड पॉड फॉर्मेशन। देखिए पल्सेस में जो पॉड फॉर्मेशन और फ्लावरिंग है वो मोस्ट क्रिटिकल स्टेज है आपकी वाटर स्ट्रेस की। ये सारे जितने क्रिटिकल स्टेजेस हैं मैं डिस्कस कर चुकी हूँ प्रीवियस लेक्चर में, पर फिर भी यहाँ पे जो है मेंशन मैं आपको बता रही हूँ ताकि आपके लिए जो है एक रिवीजन, यहाँ पे क्विक रिवीजन हो जाए और आपके लिए इजी रहे। बार बार जब कोई चीज़ रिपीट होती है तो उसे रिकॉल करना जो है वो इजी हो जाता है। तो देखिए पल्सेस में पॉड फॉर्मेशन और फ्लावरिंग जो है वो मोस्ट क्रिटिकल होती हैं। तो जर्मिनेशन भी क्रिटिकल स्टेज है, बट अगर मोस्ट क्रिटिकल बोली जाए तो वो होती है आपकी फ्लावरिंग एंड जर्मिनेशन। तो देखिए पल्सेस जो है वो रेन फेड में ग्रो की जाती है, बट कुछ पल्सेस क्रॉप होती हैं जो कि आपकी जो है जिनको वाटर एप्लीकेशन की रिक्वायरमेंट होती है, आर्टिफिशियल वाटर एप्लीकेशन जिसे इरिगेशन कहा जाता है। ठीक है, तो वो क्रॉप्स हैं रेड ग्राम, ग्रीन ग्राम, ब्लैक ग्राम। ठीक है, तो इनको जो है समर में इनको इरिगेशन की रिक्वायरमेंट होती है। तो ये कुछ क्रॉप्स हैं जो कि जिनको आर्टिफिशियल इरिगेशन का एप्लीकेशन दिया जाता है पल्सेस के अंदर। अदरवाइज जो मोस्ट ऑफ द पल्सेस हैं वो रेन फेड होती हैं। चलिए अब मूव करते हैं नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। देखिए नेक्स्ट स्लाइड में बात करते हैं फिंगर मिलेट की। देखिए फिंगर मिलेट जो क्रॉप है इट इज बेसिकली ड्रॉट टॉलरेंट क्रॉप, और एरिड रीजन में, सेमी एरिड रीजन में, एरिड और सेमी एरिड रीजन में मोस्ट प्रेफरेबल क्रॉप है फिंगर मिलेट्स, because it is known for its tolerance towards the adverse climatic condition. It basically withstand towards the drought, towards the adverse climatic condition. तो ये जो है ड्राई रीजन में बेसिकली प्रेफर की जाती है, ड्राई रीजन की मोस्ट फेवरेबल, मोस्ट फेवरेट और मोस्टली कल्टीवेट होने वाली क्रॉप है फिंगर मिलेट। तो देखिए फिंगर मिलेट में बेसिकली जो वाटर रिक्वायरमेंट होती है वो होती है 350 mm। 350 mm इसकी वाटर रिक्वायरमेंट होती है। और प्री प्लांटिंग और आफ्टर प्लांटिंग, देखिए प्री प्लांटिंग इरिगेशन किया जाता है 7 और to 8 सेंटीमीटर, और वाटर जो है आफ्टर 10 to 15 days आफ्टर स्टैब्लिशमेंट ऑफ सीडलिंग। जब सीडलिंग जो है स्टैब्लिश हो जाता है फील्ड में ट्रांसप्लांटिंग के बाद, उसमें 10 to 15 days बाद जो सीडलिंग होता है फील्ड में उसको वाटर एप्लीकेशन दी जाती है फॉर द हेल्दी एंड विगरस ग्रोथ। ठीक है, क्योंकि एक बार जब सीडलिंग फील्ड में स्टैब्लिश हो जाए अच्छे से तो वो जो है ड्रॉट कंडीशंस को, कोई भी एडवर्स क्लाइमेटिक कंडीशंस होती हैं उनको जो है इजीली बेयर कर लेता है। तो इसीलिए जो है इसको 10 to 15 days आफ्टर स्टैब्लिशमेंट ऑफ सीडलिंग जो है वाटर एप्लीकेशन दी जाती है। और जो फिंगर मिलेट की क्रिटिकल स्टेजेस होती हैं वाटर रिक्वायरमेंट की या वाटर स्ट्रेस की, वो बेसिकली होती हैं आपकी, एक तो प्री मॉर्डियल इनिशिएशन होता है, एक फ्लावरिंग होती है, और फिर तीसरा होता है ग्रेन फिलिंग। तो ये 3 स्टेजेस जो होती हैं फिंगर मिलेट की वो वाटर स्ट्रेस की या पीक वाटर रिक्वायरमेंट जिसे कहते हैं वो फिंगर मिलेट में। फाइन,
नेक्स्ट देखिए शुगर केन। देखिए शुगर केन की जो टोटल वाटर रिक्वायरमेंट है वो 1800 टू 2200 mm है। और जब शुगर केन मैंने आपको पढ़ाया था तो मैंने इसकी मोस्ट क्रिटिकल स्टेजेस आपको बताई थी। फिर भी यहाँ पे मैं आपको बता देती हूँ, जो मोस्ट क्रिटिकल स्टेज है शुगर केन की वो होती है फॉर्मेटिव फेज। फॉर्मेटिव फेज जो 120 डेज आफ्टर शोइंग आती है शुगर केन में, तो दैट इज बेसिकली द मोस्ट क्रिटिकल स्टेज इन शुगर केन। और देखिए शुगर केन में जो है जो वाटर होता है, वाटर एप्लीकेशन, वो जब मेच्योरिटी के टाइम पे जो है डिक्लाइन की जाती है, ताकि जो शुगर कंटेंट है शुगर केन में वो हैम्पर ना हो। ठीक है, तो वाटर एप्लीकेशन को और सॉइल मॉइस्चर को जो है ग्रेजुअली सॉइल से जो है डिक्लाइन किया जाता है शुगर केन फील्ड से, ताकि जो है मेच्योरिटी को चेक किया जा सके और शुगर केन के जो केन्स होते हैं उनकी मेच्योरिटी लेवल, उनका शुगर कंटेंट जो है वो चेक किया जा सके। ठीक है, तो ये जो है शुगर केन की वाटर रिक्वायरमेंट है। नेक्स्ट बात करते हैं मेज की। देखिए मेज की जो टोटल वाटर रिक्वायरमेंट होती है वो 500 टू 600 mm होती है। और जो मेज होता है बेसिकली जो है वाटर को बहुत ही अच्छे से यूटिलाइज कर पाता है। जो वाटर यूज एफिशिएंसी होती है मेज की, दैट इज बेसिकली गुड। ठीक है, तो बेसिकली जो मेज की वाटर रिक्वायरमेंट होती है वो हाई होती है, बट ड्यू टू द एबिलिटी टू यूज वाटर एफिशिएंटली, जो ये है अपनी वाटर रिक्वायरमेंट को जो है पूरा कर पाता है। तो मेज की जो ग्रोथ स्टेजेस होती हैं, जैसे मेज में 4 लीफ स्टेज होती है, जब मतलब सीडलिंग में 4 लीव्स जो है अपेयर होने लगती हैं, या नी हाई स्टेज। नी हाई स्टेज होती है जो सीडलिंग होती है उसकी नी हाई जो हाइट होती है वो नी हाइट तक हो जाती है, या ग्रैंड ग्रोथ, टेस्लिंग, सिल्किंग, अर्ली डो एंड लेट डो स्टेज। तो ये सारी स्टेजेस जो हैं ये क्रिटिकल स्टेजेस हैं मेज की। और मेज में जो है सारी ही स्टेजेस में जो है यूनिफॉर्मली वाटर रिक्वायरमेंट होती है। जो यूनिफॉर्म जो स्टेजेस हैं सारी स्टेजेस, उनमें जो है यूनिफॉर्मली वाटर की रिक्वायरमेंट होती है। अगर मोस्ट क्रिटिकल की बात की जाए तो टेस्लिंग एंड सिल्किंग जो है वो मोस्ट क्रिटिकल होती हैं मेज में वाटर रिक्वायरमेंट के लिए। टेस्लिंग और सिल्किंग क्या है ये मेज में मैंने डिस्क्राइब करा है। मेज का जो मॉड्यूल एग्रोनॉमी का मैंने जो है जो वीडियो अपलोड किया है मेज का, उसमें ये मेंशन किया है कि व्हाट इज बेसिकली टेस्लिंग एंड सिल्किंग। तो ये टर्म आपको वहाँ पे मिल जाएगा। तो यहाँ पे से हम वाटर रिक्वायरमेंट डिस्कस करेंगे। तो मेज की वाटर रिक्वायरमेंट 500 टू 600 mm, और इसकी जो स्टेजेस हैं वो सारे स्टेजेस मैंने यहाँ पे मेंशन कर दी है। ठीक है, अगर मोस्ट क्रिटिकल होगी तो टेस्लिंग एंड सिल्किंग होगी, और बाकी अदरवाइज जो है मेज के लिए सारी ही स्टेजेस में यूनिफॉर्मली वाटर की रिक्वायरमेंट होती है। फाइन, तो चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। देखिए नेक्स्ट स्लाइड में हम बात करेंगे कॉटन की। देखिए कॉटन एक फाइबर क्रॉप है और ये जो है सेंसिटिव होता है टुवर्ड्स दी सॉइल मॉइस्चर कंडीशन। ठीक है, सॉइल मॉइस्चर कंडीशन के लिए सेंसिटिव होता है, मतलब एक रिक्वायर्ड लेवल जो है कॉटन में मेंटेन किया जाना, इट्स वेरी मच इम्पॉर्टेंट। देखिए इसकी टोटल वाटर रिक्वायरमेंट 550 टू 600 mm है कॉटन की। और जो प्लांट है जिस तरह से देखिए ग्रो होता जाता है, तो ये जो यूज होता है वाटर का इंक्रीज, वो 3 mm पर डे जो है इंक्रीज होता जाता है, रीचिंग टू अ पीक ऑफ 1000 mm पर डे। तो देखिए 3 mm से स्टार्ट होता है वाटर, और धीरे धीरे जब पीक लेवल बढ़ता जाता है तो 10 mm पर डे की जो है वाटर जो है रिक्वायरमेंट होती है। और जो क्रिटिकल होता है फ्लावरिंग एंड बॉल डेवलपमेंट के टाइम पे। ठीक है, और जो कॉटन में देखिए जो वाटर यूज होता है ड्यूरिंग द इमर्जेंस एंड अर्ली प्लांट ग्रोथ इज ओनली 10% ऑफ टोटल वाटर रिक्वायरमेंट। ठीक है, जिस टाइम पे इमरजेंस होता है और अर्ली ग्रोथ होती है प्लांट की, वो उसमें जो वाटर रिक्वायरमेंट, उसमें जो वाटर यूज किया जाता है वो ओनली 10% होता है। ठीक है, कॉटन में भी देखिए जो अर्ली स्टेज होती है और जो जो है लेट स्टेज होती है, मतलब मेच्योरिटी स्टेज होती है, तो इन दोनों स्टेजेस में जो वाटर रिक्वायरमेंट होती है वो बेसिकली लेस होती है। ठीक है, और इस इनिशियल स्टेज में जो वाटर रिक्वायरमेंट होती है उसमें से मोस्ट ऑफ द पार्ट जो है वो इवेपोट्रांसपिरेशन में लॉस हो जाता है। तो देखिए वाटर की जो रिक्वायरमेंट होती है वो बेसिकली फ्लावरिंग के टाइम पे and ball development in time पे, these two stages are the most critical stage in cotton for the moisture stress। तो इस टाइम पे जो वाटर होता है तो एम्पल वाटर रिक्वायरमेंट, एम्पल वाटर फैसिलिटीज जो है वो होनी चाहिए, मतलब वाटर फैसिलिटीज, इरिगेशन फैसिलिटीज जो है इस टाइम के कॉटन में इन दो स्टेजेस पे जो है यूनिफॉर्मली होनी चाहिए। और ये दो स्टेजेस अगर
आपकी वाटर रिक्वायरमेंट इनकी पूरी नहीं होती है इन दो स्टेजेस में, तो क्रॉप को जो है बहुत ज़्यादा लॉस होता है। मतलब कॉटन की क्रॉप जो है इन्फ्लुएंस हो जाती है अगर इनकी पीक स्टेज पे जो है इनको वाटर रिक्वायरमेंट इनकी पूरी ना हो। कोई भी क्रॉप अगर उनकी पीक रिक्वायरमेंट जो है, पीक वाटर रिक्वायरमेंट जो है, या जो स्टेजेस क्रिटिकल स्टेजेस है उस टाइम पे अगर इनको वाटर जो है कंप्लीटली नहीं मिलता है, तो इनका जो इफेक्ट होता है, जो इफेक्ट पड़ता है वो डायरेक्टली जो है यील्ड पे पड़ता है, प्रोडक्शन पे पड़ता है। ठीक है, तो इसीलिए जो है वाटर जो रिक्वायरमेंट है दैट इज बेसिकली इम्पॉर्टेंट। ठीक है, तो देखिए इरिगेशन जो है वो आपका फर्स्ट बॉल टू लास्ट फ्लश ओपन्स तक जो है इरिगेशन दिया जाता है, और उसके बाद इरिगेशन जो है स्टॉप कर दिया जाता है। ठीक है, देखिए मोस्ट ऑफ द क्रॉप जो होती है उनको मेच्योरिटी पीरियड के टाइम पे जो इरिगेशन होता है वो ग्रेजुअली डिक्लाइन कर दिया जाता है, क्योंकि मेच्योरिटी फेज के टाइम पे इतना मॉइस्चर रिक्वायरमेंट जो है क्रॉप को नहीं होती है। बेसिकली मैच्योरिटी की जो इनिशियल फेज होती है उस टाइम पे जो है मॉइस्चर रिक्वायरमेंट, मॉइस्चर अगर फील्ड में हो तो दैट इज बेसिकली गुड, बट ग्रेजुअली जो है मॉइस्चर को डिक्लाइन किया जाता है या जो है कंप्लीटली रिमूव किया जाता है सॉइल से, ताकि कोई भी जो है मॉइस्चर के कारण होने वाली डिजीजेस जो है वो फील्ड में कॉज ना करें। ठीक है, तो ये है कॉटन। नाउ नेक्स्ट वन इज सोरगम। देखिए सोरगम जो है इसका टोटल वाटर रिक्वायरमेंट आपका 350 टू 500 mm है। तो इसमें जो है सोरगम में जो क्रिटिकल स्टेजेस हैं वो आपकी है बूटिंग, फ्लावरिंग एंड डोज स्टेज। तो ये 3 स्टेजेस हैं जो क्रिटिकल स्टेज हैं सोरगम की। और जो इरिगेशन होता है प्रायर टू हेडिंग एंड 10 days आफ्टर हेडिंग आर इसेंशियल। तो जो हेडिंग फॉर्मेशन होता है उसमें प्रायर टू हेडिंग एंड आफ्टर 10 days ऑफ हेडिंग जो है इसेंशियल होता है, और इट इज बेसिकली द की फॉर द गुड क्रॉप एंड फॉर द सक्सेसफुल क्रॉप प्रोडक्शन। तो ये जो है इम्पॉर्टेंट पॉइंट है रिगार्डिंग सोरगम। तो इन सब चीज़ों के अलावा, क्रिटिकल स्टेजेस के अलावा, देखिए जो वाटर एप्लीकेशन दी जाती है सोरगम में वो देखिए जो इरिगेशन दिया जाता है इमीडिएटली आफ्टर शोइंग दिया जाता है। ठीक है, इमीडिएटली आफ्टर शोइंग जो है इरिगेशन का एप्लीकेशन दिया जाता है, और जो नेक्स्ट इरिगेशन दिया जाता है वो आपका आफ्टर 15 days ऑफ शोइंग दिया जाता है टू प्रमोट दी सेकेंडरी रूट्स ग्रोथ। सेकेंडरी रूट्स जो डेवलप होती हैं उनके लिए जो है आफ्टर 15 days ऑफ शोइंग जो है उनको इनकरेज करने के लिए, उनको बूस्ट करने के लिए, सेकेंडरी रूट ग्रोथ को, सेकेंडरी रूट सिस्टम को प्रमोट करने के लिए जो है वाटर एप्लीकेशन दी जाती है। बेसिकली सेकेंडरी ग्रोथ जो होती है, सेकेंडरी रूट्स जो होती हैं वो परमानेंट रूट्स होती हैं, तो उन्हें डेवलप करने के लिए, उस रूट सिस्टम को डेवलप करने के लिए जो है वाटर एप्लीकेशन दी जाती है इन सोरगम। तो ये था सोरगम। अब मूव करते हैं नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। देखिए नेक्स्ट स्लाइड में बात करते हैं वाटर रिक्वायरमेंट्स ऑफ क्रॉप्स। देखिए राइस की जो ड्यूरेशन होते हैं, ड्यूरेशन इन डेज, वो 135 डेज होते हैं। ठीक है, उसमें से वाटर रिक्वायरमेंट जो है 1250, मैंने बताया 1100 टू 1250, इट डिपेंड्स ऑन दी सॉइल एंड आपका क्लाइमेटिक कंडीशंस पे। ठीक है, नंबर ऑफ इरिगेशन 18 नंबर ऑफ इरिगेशन दिए जाते हैं राइस में। देखिए ये टोटल 18 बता रहा है आपको, टोटल जो इरिगेशन होते हैं वो नंबर ऑफ इरिगेशन 18 है। इसमें जो है वो क्रॉप जो कि आपकी डिपेंड करती है रेनफेड पे, और वो जो है इसमें इंक्लूडेड नहीं है, क्योंकि रेनफेड क्रॉप्स जो है वहाँ पे इरिगेशन की एप्लीकेशन नहीं दी जाती। जो क्रॉप होती हैं वो बेसिकली डिपेंड करती हैं आपके रेन्स पे। ठीक है, यहाँ पे जो वो क्रॉप्स दी जा रही है जिनमें बेसिकली आर्टिफिशियल इरिगेशन दिया जाता है। तो ये टोटल नंबर ऑफ इरिगेशन बता रहा है कि राइस में कितने टोटल नंबर ऑफ इरिगेशन जो हैं वो दिए जाते हैं। ठीक है, इसमें क्रिटिकल स्टेजेस अगर पूछी जाए तो क्रिटिकल स्टेजेस का नंबर मैंने आपको बताया है, कितनी क्रिटिकल स्टेजेस होती हैं राइस में। अब देखिए नेक्स्ट है ग्राउंडनट। देखिए ग्राउंडनट में जो ड्यूरेशन होती है वो 100 टू 5 डेज। इसमें जो वाटर रिक्वायरमेंट होती है 550 mm होती है, और नंबर ऑफ इरिगेशन 10। देखिए सोरगम 100 डेज, वाटर रिक्वायरमेंट 350 एंड नंबर ऑफ इरिगेशन 6। देखिए मेज में देखिए 110 और इसकी वाटर रिक्वायरमेंट होती है 500, नंबर ऑफ इरिगेशन होते हैं 8। शुगर केन में देखिए 365 डेज, शुगर केन 365 डेज का इसका ड्यूरेशन होता है। मतलब ये जो है ये मिनिमम टाइम है, मतलब शुगर केन जो है मोर देन 12 मंथ्स भी लगाता है मेच्योर होने में। 18 मंथ्स की भी क्रॉप शुगर केन में होती है, बट यहाँ पे एवरेज लिया गया है।
तो 365 यहाँ पे दिया गया है, 365 का डेज का ड्यूरेशन होता है शुगर केन का, और इसमें 2000, देखिए 2000 mm जो है वो आपको एवरेज दिया गया है, 2000 टू 2200 mm भी हो सकता है, बट ये आपको एवरेज यहाँ पे दिया गया है। तो इसमें 24 इरीगेशन, नंबर ऑफ इरीगेशन 24। रागी, देखिए रागी में 100 जो है इसकी ड्यूरेशन है डेज में, और 350 वाटर रिक्वायरमेंट है mm में, और नंबर ऑफ इरीगेशन जो है वो 6। देन अगर कॉटन की बात की जाए तो 165 डेज की जो है ड्यूरेशन है, वाटर रिक्वायरमेंट है 550 mm, नंबर ऑफ इरीगेशन है 11, और पल्सेस में देखिए 65 डेज का इसका ड्यूरेशन है, और इसकी जो वाटर रिक्वायरमेंट 350 है, और नंबर ऑफ इरीगेशन 4 इरीगेशन इसमें बेसिकली दिए जाते हैं, फ्लावरिंग, पॉट फॉर्मेशन, ठीक है। तो ये जो है वाटर रिक्वायरमेंट है डिफरेंट क्रॉप्स की। तो चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। देखिए नेक्स्ट स्लाइड में बात करते हैं प्रैक्टिकल कंसिडरेशन इन इरिगेशन शेड्यूलिंग। देखिए जो इरिगेशन शेड्यूलिंग की जाती है उसमें कौन कौन से फैक्टर्स जो है इन्वॉल्व होते हैं, कौन कौन से फैक्टर्स को ध्यान में रख के इरिगेशन शेड्यूलिंग की जाती है, ये बेसिकली जो है इम्पॉर्टेंट है। तो ये सारी चीज़ें जो है हम डिस्कस करेंगे। देखिए इसको डिटेल में ज़्यादा नहीं जाएंगे, इसको सिर्फ जानेंगे कि कौन कौन से पॉइंट जो है ध्यान में रखे जाते हैं जब जो है इरिगेशन शेड्यूलिंग की जाती है, इरिगेशन को शेड्यूल करने का प्लान किया जाता है। क्योंकि जब कमर्शियल लेवल पे क्रॉप को ग्रो किया जाता है तो उसमें इरिगेशन जो है उसको शेड्यूल किया जाता है। तो इरिगेशन को जो इरिगेशन है वो डिपेंड करता है बहुत सारे फैक्टर्स पे। तो देखिए सबसे पहला फैक्टर है क्रॉप फैक्टर। देखिए क्रॉप फैक्टर में आता है कि कौन सी क्रॉप जो है वो ग्रो की जा रही है। देखिए अगर जैसे राइस क्रॉप है तो राइस के लिए जो वाटर रिक्वायरमेंट होती है बहुत ज़्यादा होती है, क्योंकि राइस की जो वाटर यूज इफिशियंसी होती है वो बेसिकली लो होती है। अगर कोई क्रॉप्स जैसे फॉर एग्जांपल फिंगर मिलेट ग्रो की जा रही है तो फिंगर मिलेट जो है वो ड्रॉट टॉलरेंट क्रॉप होती है, इसकी वाटर रिक्वायरमेंट जो है कंपैरेटिवली लेस होती है, और इसमें जो वाटर एप्लीकेशंस होती हैं वो जो है कम वाटर एप्लीकेशंस होती हैं बेसिकली ड्यूरिंग द क्रिटिकल स्टेज। तो देखिए क्रॉप फैक्टर्स होते हैं कि ये जो है क्रॉप चॉइस पे डिपेंड करता है, आप कौन सी क्रॉप ग्रो कर रहे हैं, कौन से सीजन में जो है बेसिकली इरिगेशन शेड्यूलिंग की जा रही है। तो ये इन पॉइंट्स इसके अंदर आते हैं जो कि चॉइस ऑफ क्रॉप, वो क्रॉप्स जो कि आपकी डिपेंड करती है कि उसकी वाटर रिक्वायरमेंट कितनी है, उसकी क्रिटिकल स्टेजेस कितनी है, और उसको कितने इरिगेशन एप्लीकेशन की रिक्वायरमेंट होगी। पहला होता है क्रॉप फैक्टर। दूसरा होता है वाटर डिलीवरी सिस्टम। देखिए वाटर डिलीवरी सिस्टम में कि जो वाटर डिलीवरी सिस्टम है मतलब उसमें सोर्स क्या यूज़ किया जा रहा है, फॉर एग्जांपल कैनाल यूज़ किया जा रहा है, रिजर्वॉयर है, या जो है इसमें कोई वेल से इरिगेशन किया जा रहा है, ट्यूबवेल का यूज़ किया जा रहा है। तो इसमें जो है वाटर डिलीवरी सिस्टम में बेसिकली सोर्सेस आते हैं कि सोर्सेस कौन से जो हैं इसमें यूज़ किए जा रहे हैं, क्योंकि सोर्सेस डिपेंड करते हैं आपके रेनफॉल पे डिपेंड करते हैं, ठीक है। अगर जो है रिजर्वॉयर है तो रिजर्वॉयर में जो स्टोर वाटर होता है वो बेसिकली या तो सरफेस रन ऑफ से आता है या जो है रेनफॉल से स्टोर किया जाता है। तो वो सारी चीज़ें भी जो है इम्पॉर्टेंट होती हैं, क्योंकि अगर स्टोर वाटर यूज़ किया जा रहा है तो स्टोर वाटर की लिमिटेशन होती हैं, कितनी एप्लीकेशन उससे अप्लाई की जा सकती हैं, कितने एरिया को वो कवर कर सकता है। तो ये सारी चीज़ें जो है वाटर डिलीवरी सिस्टम के अंदर आती हैं। नेक्स्ट आता है सैलिनिटी हैजार्ड। देखिए सैलिनिटी हैजार्ड की इसमें क्वालिटी ऑफ वाटर आता है कि वाटर की क्वालिटी जो है वो हैम्पर नहीं होनी चाहिए, और उसमें सॉल्ट्स का जो है प्रेजेंस जो कि क्रॉप प्रोडक्शन को अफेक्ट करे, वो सारी चीज़ें इसमें नहीं होनी चाहिए। अब देखिए नेक्स्ट है इरिगेशन मेथड। देखिए इरिगेशन मेथड ये इंपॉर्टेंट है। इरिगेशन मेथड बेसिकली सरफेस सब सरफेस इरिगेशन मेथड, और आजकल जो एक माइक्रो इरिगेशन के अंदर ड्रिप इरिगेशन और स्प्रिंकल इरिगेशन। ड्रिप इरिगेशन बेसिकली सब सरफेस से हम कंसीडर कर सकते हैं सब सरफेस ड्रिप इरिगेशन को, बट ड्रिप इरिगेशन बेसिकली माइक्रो इरिगेशन में आता है। तो ये सारे जो है मेथड्स होते हैं। आजकल ड्रिप इरिगेशन इज़ अ वेरी फेमस एंड वेरी सक्सेसफुल मेथड इन दी करंट टाइम, जो कि हर स्टेट अब अडॉप्ट कर रहा है ड्रिप इरिगेशन को, क्योंकि ड्रिप इरिगेशन की जो वाटर यूज इफिशियंसी है वो बहुत ज़्यादा है, वाटर सेव इसमें जो है ज़्यादा होता है, और उन एरियाज़ के जो लिए जहाँ पे वाटर स्कार्सिटी है इट इज़ बेसिकली दी वेरी सक्सेसफुल मेथड इन दोज एरिया। फाइन। तो देखिए इरिगेशन मेथड इंपॉर्टेंट है। इरिगेशन मेथड इसलिए इंपॉर्टेंट है कि अगर मैं एग्जांपल दूं फील्ड क्रॉप का या राइस का, तो देखिए राइस में फ्लडिंग मेथड बेसिकली जो है सक्सेसफुल होगा। अगर मैं राइस में स्प्रिंकल मेथड लगा दूं,
स्प्रिंकल मेथड लगा दूं तो स्प्रिंकल जो है वो सक्सेसफुल नहीं होगा, क्योंकि राइस के लिए सबमर्ज कंडीशन चाहिए होती है, राइस को एम्पल ऑफ वाटर चाहिए होता है फील्ड में थ्रू आउट दी इट्स ग्रोथ स्टेजेस। तो देखिए राइस में जो मेथड होगा वो बेसिकली फ्लडिंग मेथड जो है वो यूज किया जाएगा, उसमें स्प्रिंकल यूज नहीं किया जा सकता। अगर मैं एग्जांपल दूं फ्रूट क्रॉप्स का, तो देखिए फ्रूट क्रॉप्स में या तो बेसिन मेथड यूज किया जाएगा, ठीक है। ड्रिप इरिगेशन भी फ्रूट क्रॉप्स में, पर्टिकुलर फ्रूट क्रॉप्स में, फॉर एग्जांपल ग्रेप में जो है ड्रिप इरिगेशन और बनाना में ड्रिप इरिगेशन, तो ये सारी चीज़ें जो है यूज़ की जा सकती हैं। तो इरिगेशन मेथड के अंदर ये सारी चीज़ें आती हैं जो कि डिपेंड करती हैं क्रॉप टू क्रॉप। फाइन। अब देखिए इरिगेशन इंटरवल। अब इरिगेशन इंटरवल हमने जो है अभी डिस्कस करा, डिफरेंट डिफरेंट क्रॉप में क्रिटिकल स्टेजेस के टाइम पे जो इरिगेशन इंटरवल होता है वो डिफरेंट होता है, और नॉर्मली जो इरिगेशन इंटरवल रखा जाता है वो आपका डिपेंड करता है डायरेक्टली सॉइल मॉइस्चर पे। देखिए सॉइल मॉइस्चर अगर जो है बहुत ज़्यादा डिप्लीशन सॉइल मॉइस्चर का हो रहा है तो इरिगेशन इंटरवल जो है वो कम रखा जाता है। अगर फ्रिक्वेंटली रेनफॉल हो रहा है और सॉइल में मॉइस्चर जो है वो मेंटेन है तो जो इंटरवल होता है उसे ज़्यादा रखा जाता है। और इसमें जो है सीजन भी मैटर करता है। फॉर एग्जांपल अगर समर के टाइम पे है तो जो इंटरवल होता है उसे कम रखा जाता है, और अगर विंटर टाइम पे है तो विंटर टाइम में बेसिकली जो ड्यूरेशन होता है, इंटरवल होता है, वो ज़्यादा लंबा होता है, ठीक है। मतलब उसमें जो इंटरवल रखा जाता है वो बेसिकली जो ड्यूरेशन होते हैं डेज के वो बेसिकली ज़्यादा होते हैं, ठीक है। तो दिस इज इरिगेशन इंटरवल, ठीक है। अब देखिए मिनिमम स्प्रेडेबल डेप्थ, ये जो है वाटर की डेप्थ जो है, कितनी डेप्थ सॉइल में कितना इरिगेशन डेप्थ होती है, वो सारी चीज़ें जो है इसके अंदर आती हैं। और नेक्स्ट आता है टाइप्स ऑफ सॉइल। देखिए सॉइल का टाइप इंपॉर्टेंट है। अगर मैं बात करूँ सैंडी सॉइल की, तो देखिए सैंडी सॉइल में जो है वाटर होल्डिंग कैपेसिटी बहुत कम होती है, तो इसमें इरिगेशन का मेथड इंपॉर्टेंट है। और सॉइल में जो है जो मेथड्स इरिगेशन के अडॉप्ट किए जाते हैं, क्रॉप जो ग्रो की जा रही है वो बेसिकली इसमें सिलेक्टिव की जा सकती हैं। देखिए जैसे सैंडी सॉइल में स्प्रिंकल मेथड जो है वो जो मेथड है वो बेसिकली एक गुड मेथड है इन सैंडी सॉइल, क्योंकि स्प्रिंकल में जो है कॉन्टिन्यूसली जो है वाटर सॉइल में ऐड होता रहेगा, और इसमें जो है लीचिंग का प्रॉब्लम नहीं आएगा। सैंडी सॉइल में जो वाटर है वो स्लोली जो है सॉइल में ऐड होगा और यूनिफॉर्मली जो है डिस्ट्रीब्यूट होता रहेगा और क्रॉप के लिए अवेलेबल रहेगा। तो टाइप ऑफ सॉइल मैटर करता है। और जैसे क्ले सॉइल, देखिए टाइप ऑफ सॉइल पे जो शेड्यूलिंग की जाती है वो अकॉर्डिंग टू सॉइल इसलिए की जाती है क्योंकि वाटर की रिक्वायरमेंट जो है वो सॉइल के अकॉर्डिंग भी होती है, क्योंकि सॉइल कितनी देर तक वाटर को रिटेन कर सकती है, या जो मॉइस्चर लेवल है वो कितने देर तक जो है सॉइल में अवेलेबल हो सकता है प्लांट के लिए, कितना वाटर टेबल जो है सॉइल में मेंटेन है, वो सारी चीज़ें जो हैं सॉइल पे डिपेंड करती हैं। अगर क्ले सॉइल है तो देखिए क्ले सॉइल में जो वाटर एप्लीकेशन होती है या सॉइल मॉइस्चर होता है वो कंपैरेटिवली हाई होता है, क्योंकि ये वाटर को बहुत देर तक होल्ड कर सकती है, ठीक है। तो इस तरह से जो है टाइप्स ऑफ सॉइल भी एक फैक्टर है फॉर इरिगेशन शेड्यूलिंग। तो ये थी कुछ चीज़ें इरिगेशन शेड्यूलिंग के अंदर। अब मूव करते हैं फर्दर नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। देखिए नेक्स्ट स्लाइड में बात करते हैं कुछ सेंसिटिव क्रॉप की जो कि वाटर शॉर्टेज के लिए सेंसिटिव होती हैं, ठीक है। देखिए कुछ लो क्रॉप्स हैं, जैसे कसावा जो है वो लो है आपकी वाटर शॉर्टेज, मतलब इसमें जो है ये टॉलरेट कर लेती है। लो इसमें जो है बहुत ही रेयर चांसेस होते हैं वाटर शॉर्टेज के। मिलेट्स मैंने आपको बताया ड्राई एरियाज में, एरिड एरियाज में बेसिकली ग्रो किए जाते हैं, एंड रेड ग्राम। तो ये 3 क्रॉप्स हैं जो कि लो सेक्शन में हैं वाटर शॉर्टेज के। नेक्स्ट लो टू मीडियम अगर बात की जाए तो अल्फा और कॉटन, मेज एंड ग्राउंडनट, ये लो टू मीडियम में आते हैं। मीडियम टू हाई की बात की जाए तो बीन्स, सिट्रस, सोयाबीन, वीट जो है ये मीडियम टू हाई में आते हैं वाटर शॉर्टेज की। नेक्स्ट जो हाई की बात की जाए, मतलब जो बहुत ही ज़्यादा सेंसिटिव हैं टुवर्ड्स दी वाटर स्ट्रेस या वाटर शॉर्टेज के लिए जो बहुत ही ज़्यादा सेंसिटिव क्रॉप हैं, बनाना, कैबेज, फ्रेश ग्रीन वेजिटेबल्स, राइस, शुगरकेन एंड टमाटो। तो ये वो क्रॉप्स हैं जो कि हाईली सेंसिटिव हैं टुवर्ड्स दी वाटर शॉर्टेज। ये वाली जो हैं वो मीडियम मॉडरेटली बोल सकते हैं, मॉडरेटली सेंसिटिव हैं टुवर्ड्स द वाटर स्ट्रेस। दे आर बेसिकली लो टू मीडियम, ठीक है। देखिए तो ये जो है मीडियम है, लो टू मीडियम, अल्फा, कॉटन, मेज एंड ग्राउंडनट। और बेसिकली ये जो हैं ये बहुत ही जो लेस सेंसिटिव टुवर्ड्स द वाटर शॉर्टेज।
तो ये थी कुछ वाटर शॉर्टेज के लिए सेंसिटिव क्रॉप विच वी हैव डिस्कस्ड इन दिस टेबल। तो चलिए मूव करते हैं फर्दर नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। देखिए नेक्स्ट स्लाइड में बात करते हैं सॉइल मॉइस्चर डिफिशिएंट एंड ऑप्टिमम मॉइस्चर रेजिमी अप्रोच के बारे में। देखिए ये जो मेथड जो हैं अडॉप्ट किए जाते हैं ये भी वाटर शेड्यूलिंग के लिए यूज़ किए जाते हैं। तो देखिए इसमें सबसे पहले इंडिकेटर प्लांट जो टेक्निक है, देखिए इंडिकेटर प्लांट टेक्निक में कुछ प्लांट होते हैं जो हाईली सेंसिटिव होते हैं टुवर्ड्स दी वाटर स्ट्रेस। तो वो क्या करते हैं, वो अर्ली सिम्टम्स शो करने लगते हैं वाटर स्ट्रेस के लिए। तो जैसे सनफ्लावर, टमाटो, ये जो क्रॉप्स हैं ये जल्दी जो है वाटर स्ट्रेस के सिम्टम शो करते हैं फील्ड में। तो दैट इज बेसिकली इंडिकेटर प्लांट टेक्निक। नेक्स्ट है एस्टिमेशन मेथड। देखिए एस्टिमेशन मेथड में बेसिकली सॉइल और क्लाइमेटिक जो है अप्रोच होती है। इसमें सॉइल टाइप देखा जाता है, जैसे सैंडी सॉइल। तो देखिए सैंडी सॉइल में जो डेप्थ होगी वाटर की वो बेसिकली लो होगी और फ्रिक्वेंसी जो होगी वाटर एप्लीकेशन की दैट विल बी मोर। लोमी टू सैंडी सॉइल लोमी सॉइल्स जो होती हैं वो मॉडरेट डेप्थ होती है वाटर की और लेस फ्रिक्वेंसी होती है वाटर एप्लीकेशन की। क्ले सॉइल की बात करें तो देखिए मोर डेप्थ ऑफ वाटर होगी क्ले सॉइल में और लेस फ्रिक्वेंसी होगी वाटर की। तो ये बेसिकली आपका जो है सॉइल टाइप है। नेक्स्ट जो आता है वो क्लाइमेटिक, जिसमें इवेपोट्रांसपिरेशन देखा जाता है। देखिए 4 to 5 mm पर डे अगर इवेपोट्रांसपिरेशन हो रहा है तो दैट इज बेसिकली लो। इवेपोरेशन होता है सॉइल सरफेस से, ट्रांसपिरेशन होता है प्लांट सरफेस से। जो ये दोनों जो एक्टिविटी हैं जब साथ में होती हैं तो टर्म दिया जाता है इवेपोट्रांसपिरेशन। अगर देखिए 6 to 7 mm पर डे है तो दैट इज बेसिकली मीडियम और 8 to 9 mm पर डे है तो हाई है। तो ये भी वाटर शेड्यूलिंग के लिए एक फैक्टर है। ये भी जो है एक मेथड है जिससे अप्रोच किया जाता है वाटर शेड्यूलिंग को, इरिगेशन शेड्यूलिंग को। ठीक है, तो चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। देखिए नेक्स्ट स्लाइड में बात करते हैं कुछ पर्टिकुलर जो टेम्परेचर हैं और कुछ क्लाइमेटिक जोन हैं उनके अकॉर्डिंग जो इवेपोट्रांसपिरेशन होता है डिफरेंट क्लाइमेटिक जोन में। ठीक है, देखिए अगर जो है एरिड रीजन की बात की जाए, अगर 15 डिग्री सेल्सियस में जो है 4 to 6 तो इट इज़ बेसिकली लो। अगर 7 to 8 होता है तो दैट इज़ बेसिकली मीडियम mm पर डे और 9 to 10 हो रहा है अगर इवेपोट्रांसपिरेशन mm पर डे तो दैट इज़ बेसिकली हाई। सेमी एरिड की बात करें तो 4 to 5 इट्स लो, 6 to 7 जो है वो मीडियम है और 8 to 9 जो है वो बेसिकली हाई है। सब ह्यूमिड, देखिए सब ह्यूमिड कंडीशन जहाँ पे रेन जो है वो फ्रिक्वेंट तो नहीं होती बट जो अमाउंट होता है रेन का दैट इज बेसिकली हाई अगर कंपेयर किया जाए एरिड और सेमी एरिड से। तो यहाँ पे जो इवेपोट्रांसपिरेशन है अगर 3 to 4 आपका mm पर डे होता है तो लो है। अगर 5 to 6 होता है तो दैट इज बेसिकली मीडियम और 7 to 8 होता है तो दैट इज बेसिकली हाई। अगर ह्यूमिड की बात की जाए तो देखिए ह्यूमिड में जो है 1 to 2 जो है वो लो होगा और 3 to 4 मीडियम होगा और 5 to 6 जो है वो आपका हाई होगा। ठीक है, तो ये जो है डिफरेंट क्लाइमेटिक जोन हैं जिनमें जो है आपका इवेपोट्रांसपिरेशन दिया गया है कि अगर ग्रेटर देन 25 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पे अगर वाटर लॉस इस रेट से होता है 9 to 10 mm अगर एरिड कंडीशन में होता है तो वो हाई आपका वाटर लॉस होगा, मतलब हाई इवेपोट्रांसपिरेशन रेट होगा। तो देखिए सबसे ज़्यादा इवेपोट्रांसपिरेशन अगर ग्रेटर देन 25 डिग्री सेल्सियस या जो है वो आपका एरिड में होता है और सबसे कम क्या होता है ह्यूमिड में, अगर कंपेयर किया जाए सारे क्लाइमेटिक जोन को। ठीक है, और इंडिविजुअली इसका देखा जाए तो देखिए इंडिविजुअली में आपको लो, मीडियम और हाई दिया गया है। तो ये जो है इवेपोट्रांसपिरेशन है। देखिए नेक्स्ट बात करते हैं, जो नेक्स्ट अप्रोच है वो है नेट एंड ग्रॉस इरिगेशन डेप्थ। देखिए डेप्थ डिपेंड करती है क्रॉप्स के रूटिंग जो डेप्थ होती है उस पर, जो क्रॉप की रूटिंग डेप्थ होती है उसके अकॉर्डिंग जो है इरिगेशन डेप्थ होती है। अब देखिए जो रूटिंग डेप्थ है वो डायरेक्टली उसका रिलेशन होता है सॉइल से। अगर देखिए सैंडी सॉइल है तो सैंडी सॉइल में जो शैलो रूटेड क्रॉप्स होंगी उनकी जो डेप्थ होगी वो 15 सेंटीमीटर होगी। अगर मीडियम होगी तो वो 30 सेंटीमीटर होगी और डीप होगी तो 40 सेंटीमीटर होगी। ठीक है, इसी तरह से लोमी सॉइल में अगर शैलो क्रॉप्स हैं वो 20 सेंटीमीटर उनकी रूट डेप्थ होगी और रूटिंग जो मीडियम होगा वो उसमें 40 सेंटीमीटर और जो डीप होगा उसमें 60 सेंटीमीटर। अगर क्ले की बात करूं तो क्ले में शैलो जो क्रॉप्स होंगी वो 30 सेंटीमीटर, जैसे अगर राइस
है, ठीक है। राइस जो है शैलो है, तो राइस आपकी 30 सेंटीमीटर अप टू 30 सेंटीमीटर जो है उसकी रूटिंग डेप्थ होगी। अगर जो है मीडियम है तो 50 सेंटीमीटर और डीप है तो 70 सेंटीमीटर। तो देखिए कुछ जैसे शैलो क्रॉप्स हैं, जो शैलो क्रॉप्स की जो रूटिंग डेप्थ होती है बेसिकली वो वेरी करती है, ये आपको एवरेज बताया गया है। अगर कुछ शैलो क्रॉप्स की बात करूं तो 30 टू 60 सेंटीमीटर उनकी रूटिंग डेप्थ होती है, 30 से 60 के बीच में वेरी करती है। जैसे राइस जो है आपका, अनियन, पोटैटो, पाइनएप्पल, कैबेज, तो ये शैलो रूटेड क्रॉप्स हैं, ठीक है। इनकी जो डेप्थ है, रूट डेप्थ, वो 30 टू 60 सेंटीमीटर वेरी करती है। अगर मीडियम की बात करूँ, मीडियम रूटेड क्रॉप्स की, तो वो 50 टू 100 सेंटीमीटर जो है वेरी करती है, 50 टू 100 सेंटीमीटर। एवरेज बेसिस पे डिफरेंट डिफरेंट क्रॉप के लिए डिफरेंट होती है, ये आपको एवरेज दिया गया है सॉइल के अकॉर्डिंग। तो ये जो है जैसे बनाना, बीन्स, कोकोनट, ग्राउंडनट, आपके पीस, सोयाबीन, सनफ्लावर, टबैको, टोमेटो, पल्सेस, तो ये जो हैं ये आपकी मीडियम रूटेड क्रॉप्स है, ठीक है। मीडियम, जिनकी रूट्स जो है वो मीडियम रूट्स हैं। अगर अब डीप रूटेड क्रॉप्स की बात की जाए तो यहाँ पे डीप रूटेड में आता है सिट्रस, ग्रेप्स, कॉटन, वीट, तो ये जो है आपके सोरगम, ये डीप रूटेड क्रॉप में आते हैं। तो इनकी जो डेप्थ होती है डीप रूटेड क्रॉप की, वो आपकी जो है अराउंड 100 से ऊपर होती है, 100 सेंटीमीटर से 150 सेंटीमीटर या 90 टू 150 सेंटीमीटर जो है इसकी डेप्थ होती है, ठीक है। तो इस तरह से जो है ये जो डेप्थ होती है वो वेरी करती है। यहाँ पे आपको सॉइल के अकॉर्डिंग बताया गया है, ठीक है। सिर्फ सॉइल के अकॉर्डिंग एवरेज बेसिस पे बताया गया है कि जो शैलो रूटेड होगी उनकी डेप्थ कितनी होगी, जो मीडियम रूटेड होगी उनकी कितनी होगी, और जो डीप होगी उनकी कितनी होगी। बेसिकली क्रॉप वाइज जो है ये वेरी करता है। तो देखिए जो डेप्थ है वो किस तरह से यहाँ पे इम्पॉर्टेंट है। देखिए जो डीप रूटेड क्रॉप्स होती हैं या मीडियम रूटेड क्रॉप्स होती हैं, ये सॉइल मॉइस्चर को जो है सॉइल से एक्सट्रैक्ट कर लेती हैं। सॉरी, लेट मी जस्ट क्लियर इट। देखिए ये क्या करती है, सॉइल से सॉइल मॉइस्चर को एक्सट्रैक्ट कर लेती हैं इजीली और अपने ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के लिए यूटिलाइज कर लेती हैं, ठीक है। मैंने जो है प्रीवियस लेक्चर में ये डिस्कस किया था कि फाइब्रस रूट की जो क्रॉप्स होती हैं, जो एक लेक्चर है एग्रोनॉमी का, उसमें हमने रूट के रिगार्डिंग डिस्कस किया है, जिसमें मैंने मेंशन किया है कि फाइब्रस रूट सिस्टम जिनका होता है, जिन क्रॉप्स का, वो जो है वाटर को जो है वो सॉइल मॉइस्चर को, सॉइल वाटर को अपने ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के लिए एक्सट्रैक्ट कर लेते हैं। शैलो रूटेड क्रॉप्स जो होती हैं उनको थोड़ा जो है ऑब्स्टेकल उनके लिए क्रिएट होता है। शैलो रूटेड क्रॉप्स जो हैं सॉइल से वाटर को एक्सट्रैक्ट नहीं कर पाते, ठीक है। तो इसीलिए जो है इरिगेशन डेप्थ जो है वो रूटिंग सिस्टम पे डिपेंड होती है, रूट सिस्टम पे डिपेंड होती है। तो ये था कुछ क्रॉप्स जो शैलो रूटेड क्रॉप्स हैं और कुछ जो डीप रूटेड क्रॉप्स थी। अब मूव करते हैं फर्दर नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। देखिए अब बात करेंगे वाटर यूज एफिशिएंसी की और उसके इंडाइसिस के बारे में। देखिए वाटर यूज एफिशिएंसी जो है इसका मतलब बेसिकली होता है कि जो टोटल वाटर रिक्वायरमेंट प्लांट की होती है या टोटल वाटर एप्लीकेशन जो प्लांट को दी जाती हैं उसमें से कितना वाटर जो है प्लांट यूज कर पाता है, तो दैट इज बेसिकली वाटर यूज एफिशिएंसी। अगर मैं राइस की वाटर यूज एफिशिएंसी की बात करूं तो राइस की वाटर यूज एफिशिएंसी बहुत ही कम होती है कंपैरेटिवली टू अदर क्रॉप्स, ठीक है। तो चलिए देखते हैं वाटर यूज एफिशिएंसी में कौन कौन से इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। ये जो इरिगेशन प्रोजेक्ट है, मोस्ट ऑफ द इरिगेशन प्रोजेक्ट, उनकी जो इरिगेशन एफिशिएंसी होती है वो 12 टू 34% जो है वेरी करती है। फॉर एग्जांपल कैनाल से जो है इरिगेशन किया जा रहा है, या जो है कोई वेल मेथड, ट्यूबवेल मेथड या रिजर्वायर जो है सोर्सेज यूज़ किए जाते हैं, या जो है डिफरेंट मेथड्स जो यूज़ किए जाते हैं। तो ठीक है, तो ये जो इरिगेशन प्रोजेक्ट होते हैं उनकी जो वाटर यूज़ एफिशिएंसी होती है, नॉट वाटर यूज़ एफिशिएंसी जो है वो प्लांट की होती है। इरिगेशन एफिशिएंसी की बात कर रहे हैं तो इरिगेशन एफिशिएंसी जो है वो 12 टू 34% होती है। तो देखिए इसमें सबसे पहले बात करते हैं वाटर कन्वेंस एफिशिएंसी। देखिए वाटर कन्वेंस में जो मेजरमेंट होता है एफिशिएंसी का ऑफ वाटर कन्वेंस सिस्टम फ्रॉम कैनाल नेटवर्क टू वाटर कोर्सेज एंड फील्ड चैनल्स, मतलब जो कि सोर्सेज से जितना वाटर जो है फील्ड में अप्लाई किया गया है और जितना जो है फॉर एग्जांपल रिजर्वॉयर में जो वाटर स्टोर हुआ है, ठीक है,
उसमें से कितना वाटर जो है वो इरिगेशन के लिए यूज़ किया गया है, या जो है कितना एप्लीकेशन में जो है कितनी एप्लीकेशन जो है इरिगेशन की फील्ड में अप्लाई हो पाई हैं, तो दैट इज़ बेसिकली वाटर कन्वेंस इफिशिएंसी। ठीक है, और इसमें जो है ये जो जो इसकी इफिशिएंसी होती है, ठीक है, वो आपकी जो, तो चलिए देखते हैं वाटर यूज़ इफ़िशिएंसी को। देखिए जो मोस्ट ऑफ द इरिगेशन प्रोजेक्ट होते हैं उनकी जो इरिगेशन इफ़िशिएंसी होती है वो 12 to 34% होती है इरिगेशन इफ़िशिएंसी। ठीक है, अब देखिए इसमें सबसे पहले वाटर कन्वेंस इफ़िशिएंसी आती है। देखिए वाटर कन्वेंस इफ़िशिएंसी जो है ये मेज़र होता है इफ़िशिएंसी ऑफ वाटर कन्वेंस सिस्टम फ्रॉम कैनाल नेटवर्क टू दी वाटर कोर्स एंड द फील्ड चैनल्स। ठीक है, देखिए इसमें जो सोर्स यूज़ किया गया है उससे कितनी जो है कितना वाटर जो है वो फील्ड में यूज़ किया गया है फील्ड में, और कितना जो है सोर्स में जो है वाटर अवेलेबल था, बेसिकली उसका जो है ये मेजरमेंट होता है। तो ये जो है इरिगेशन इफ़िशिएंसी होती है जो कि वाटर कन्वेंस इफ़िशिएंसी के अंदर आती है। ठीक है, उसके बाद वाटर एप्लीकेशन इफ़िशिएंसी। देखिए वाटर एप्लीकेशन इफ़िशिएंसी में जो है ये बेसिकली मेजर एफिशिएंसी होता है वाटर एप्लीकेशन का इन द फील्ड में जो वाटर एप्लीकेशन की इफ़िशिएंसी होती है, मतलब कितना फ्रिक्वेंटली जो है वाटर एप्लीकेशन अप्लाई हुआ है फील्ड में, दैट इज़ बेसिकली वाटर एप्लीकेशन इफ़िशिएंसी। ठीक है, इसमें जो वाटर लॉस होता है ड्यू टू दी इनएफिशिएंट एप्लीकेशन ऑफ वाटर। अगर एप्लीकेशन जो वाटर है, वाटर की एप्लीकेशन वो इनएफिशिएंट वे में दी गई हैं तो बेसिकली वाटर लॉस होता है, और इट बेसिकली वेरी फ्रॉम 28 to 50%। 28 to 50% वेरी करता है इफ द वाटर एप्लीकेशन इज इनएफिशिएंट इन द फील्ड। उसके बाद बात करते हैं वाटर यूज़ इफ़िशिएंसी की। देखिए वाटर यूज़ इफ़िशिएंसी जो है वो आपकी केजी पर हेक्टेयर पर एमएम या केजी पर हेक्टेयर पर सेंटीमीटर के टर्म में जो है एक्सप्रेस्ड की जाती है। और जो वाटर यूज़ इफ़िशिएंसी होती है उसे क्रॉप वाटर यूज़ इफ़िशिएंसी या फील्ड वाटर यूज़ इफ़िशिएंसी कहते हैं। देखिए क्रॉप वाटर यूज़ इफ़िशिएंसी में क्या होता है, इट इज़ बेसिकली द रेशियो ऑफ द यील्ड ऑफ क्रॉप टू द अमाउंट ऑफ वाटर डिप्लीटेड बाय द क्रॉप इन इवेपोट्रांसपिरेशन। ठीक है, तो दैट इज़ बेसिकली क्रॉप वाटर यूज़ इफ़िशिएंसी, मतलब इवेपोट्रांसपिरेशन के टाइम पे कितना वाटर जो है क्रॉप के द्वारा डिप्लीट किया गया सॉइल से, तो दैट इज़ बेसिकली क्रॉप वाटर यूज़ इफ़िशिएंसी। अब नेक्स्ट है फील्ड वाटर इफ़िशिएंसी। देखिए फील्ड वाटर इफ़िशिएंसी जो है ये बेसिकली रेशो होता है ऑफ यील्ड ऑफ क्रॉप टू द टोटल अमाउंट ऑफ वाटर यूज इन द फील्ड। ठीक है, तो दैट इज बेसिकली फील्ड वाटर इफिशिएंसी। तो ये दो टर्म्स आते हैं आपके वाटर यूज इफिशिएंसी के अंदर। नेक्स्ट है वाटर स्टोरेज इफिशिएंसी। देखिए वाटर स्टोरेज में बेसिकली जो है इट इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ वाटर स्टोर्ड इन द रूट डेप्थ जो होती है उसमें जितना वाटर जो है स्टोर हो पाता है बाय इरिगेशन टू द वाटर नीडेड इन द रूट डेप्थ टू ब्रिंग इट टू द फील्ड कैपेसिटी। देखिए तो ये जो है आपका बेसिकली रेशियो होता है जितना वाटर आपका रूट डेप्थ में अप्लाई किया जाता है और कितना नीडेड होता है टू ब्रिंग इट टू द फील्ड कैपेसिटी। फील्ड कैपेसिटी जो है वो पॉइंट होता है जहाँ पे सॉइल में जो मॉइस्चर होता है वो प्लांट के लिए अवेलेबल होता है। ठीक है, तो ये बेसिकली वाटर स्टोरेज इफिशिएंसी है। अब मूव करते हैं नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। देखिए नेक्स्ट स्लाइड में बात करते हैं वाटर डिस्ट्रीब्यूशन इफिशिएंसी की। देखिए वाटर डिस्ट्रीब्यूशन इफिशिएंसी मतलब हाउ यूनिफॉर्मली द वाटर इज डिस्ट्रीब्यूटेड इन द फील्ड। ठीक है, फील्ड में कितना यूनिफॉर्मली जो है वाटर डिस्ट्रीब्यूटेड है, दैट इज बेसिकली दी वाटर डिस्ट्रीब्यूशन इफिशिएंसी। देखिए कई बार क्या होता है कोई मेथड आप अडॉप्ट कर रहे हैं वाटर एप्लीकेशन का, और उससे पूरा फील्ड जो है कवर नहीं हो पाता, पूरे फील्ड में यूनिफॉर्मली वाटर जो है अप्लाई नहीं हो पाता, तो दैट इज बेसिकली दी हैजार्डियस सिचुएशन फॉर द क्रॉप। क्योंकि क्रॉप अगर कमर्शियल लेवल पे ग्रो की जा रही है तो अगर फील्ड में जो है पूरा फील्ड कवर नहीं होता है तो जो वाटर रिक्वायरमेंट होगी आधी क्रॉप की वो पूरी नहीं हो पाएगी। तो दैट इज बेसिकली द डिस्ट्रीब्यूशन इफिशिएंसी। ठीक है, अब देखिए कुछ क्रॉप की वाटर यूज इफिशिएंसी यहाँ पे दी गई है, जैसे राइस का जो यील्ड होता है 6200 kg पर हेक्टेयर। देखिए ये एवरेज बेसिस पे दिया गया है। इसमें जो इवेपोट्रांसपिरेशन उसमें 500 mm
और जो वाटर रिक्वायरमेंट है इसकी वो है आपकी 1200 mm। ठीक है, ग्राउंड नट देखिए 800 kg पर हेक्टेयर और इसमें इवेपोट्रांसपिरेशन होता है 320 mm और इसकी वाटर रिक्वायरमेंट है 500। शुगर केन देखिए, शुगर केन की जो आपकी ईल्ड होती है वो आपकी अराउंड होती है 11 लाख, नॉट 11 लाख kg पर हेक्टेयर। तो इसमें जो इवेपोट्रांसपिरेशन होता है देखिए वो आपका 1260 mm और इसकी जो वाटर रिक्वायरमेंट है वो है 2050 mm। ठीक है, तो देखिए बेसिकली जो वाटर यूज़ इफ़िशियंसी मैंने आपको बताया, वाटर यूज़ इफ़िशियंसी का मतलब होता है कि ये बेसिकली होता है रेशियो ऑफ द क्रॉप yield to the amount of water depleted by crop in the process of evapotranspiration। तो ये बेसिकली कि क्रॉप कितना जो वाटर है उसे अपने ग्रोथ के लिए यूज़ कर पाती है और कितना वाटर जो है वो लॉस हो जाता है उसका रेशियो होता है। ठीक है, तो ये होता है आपका वाटर यूज़ इफ़िशियंसी। देखिए वाटर यूज़ इफ़िशियंसी की अगर बात की जाए तो राइस की वाटर यूज़ इफ़िशियंसी सबसे कम होती है एज आई टोल्ड यू अर्लियर, और सबसे हाई होती है वाटर यूज़ इफ़िशियंसी 13.4 kg पर हेक्टेयर पर mm जो है फिंगर मिलेट की होती है, और राइस की होती है 3.7 लोएस्ट होती है। तो देखिए राइस की जो वाटर यूज़ इफ़िशियंसी होती है वो लोएस्ट होती है, फिंगर मिलेट की हाई होती है। ठीक है, वीट देखिए अगर मैं जो है सबसे हाई की बात करूँ तो फिंगर मिलेट, उसके बाद वीट का नंबर आता है, वीट के बाद ग्राउंडनट, देन सोरगम, सोरगम के बाद पर्ल मिलेट या पर्ल मिलेट और मेज एक ही जो है रैंक में है, उसके बाद राइस। ठीक है, तो हाईएस्ट और लोएस्ट अगर आप याद रखेंगे तो सही है, हाईएस्ट और लोएस्ट जो है वो मोस्ट प्रोबेबली एग्जाम में पूछने की पॉसिबिलिटी होती है। तो चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। देखिए नेक्स्ट स्लाइड में हम बात करते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ इरिगेशन वाटर, मतलब वाटर क्वालिटी की बात करेंगे। ये हम सॉइल में भी डिस्कस कर चुके हैं कि जो इरिगेशन वाटर क्वालिटी होती है वो किस तरह की होनी चाहिए, उसमें सॉल्ट्स का जो कंटेंट है वो कितना लेवल होना चाहिए। तो चलिए यहाँ पे भी डिस्कस करते हैं। देखिए जो एक्सीलेंट वाटर क्वालिटी होती है, क्वालिटी ऑफ वाटर होता है एक्सीलेंट, उसमें जो ईसी इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी जो होती है वो 0.5 होती है। पीएच देखिए 6.5 to 7.5, जो सोडियम परसेंट है वो 30% है और जो क्लोरीन है वो 2.5 है। सार देखिए जो सार वैल्यू है वो आपकी 1 है। ठीक है, नेक्स्ट जो है गुड जो आपकी गुड वाली जो सिचुएशन होती है ये एक्सीलेंट है। जो अगर गुड होता है, गुड मीन्स कि ये भी जो है आपके जो वाटर के लिए इट इज़ फेवरेबल। तो गुड में जो है 0.5 to 1.5 और जो पीएच है 7.5 to 8, सोडियम परसेंट इज 30 to 60 एंड क्लोरीन इज 2.5 to 5। सार जो है वो आपका 1 to 2 है। नाउ नेक्स्ट जो है वो फेयर 1.5 to 3, आपका जो पीएच होगा 8 to 8.5 और जो सोडियम है 60 to 75। नाउ जो क्लोरीन है 5 to 7.5 एंड सार 2 to 4। ठीक है, अब देखिए ये जो तीन है ये आपकी जो है फेवरेबल कंडीशन है, एक्सीलेंट, गुड एंड फेयर। तो ये आपकी 0.5 से स्टार्ट हो रही है, 0.5 से ही आगे बढ़ रही है। आप यहाँ पे अगर आपको इसी याद रखना है क्वालिटी ऑफ वाटर का तो 0.5, ठीक है, उसमें आप 0.5 to 1.5 देन 1.5 और उसको जो है 3 तक। ठीक है, वैसे ही पीएच 6.5, 7.5, 7.5 से देखिए 5 बढ़ रहा है, 8 हो रहा है, 8 से 5 बढ़ रहा है, 8.5 हो रहा है। यहाँ पे अगर आप मल्टीपल करेंगे 30 का तो 3 2 जा 60 होता है और देखिए उसके बाद 60 to 75। यहाँ पे देखिए 2.5 to 5 और 5 to 7.5। इसी तरह से यहाँ पे जो सार है वो 1 to 2 जा रहा है, 2 to 3 जा रहा है। सारे ही जो है आप इनको सम नंबर्स ले सकते हैं, तो सम नंबर में ये बढ़ रहा है सार क्वालिटी वाटर का। ठीक है, ये जो 3 है। अब इसके बाद पुअर कंडीशन स्टार्ट होती है, पुअर कंडीशन स्टार्ट होती है अब 3। अगर 3 से 5 आपका अगर इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी है तो वाटर इज नॉट सुटेबल फॉर द क्रॉप, ये पुअर कंडीशन है। 8.5 to 9 अगर पीएच बढ़ता है दैट इज ऑल्सो नॉट गुड। 75 to 90 अगर सोडियम परसेंट है तो वो आपके हेजारियस है, क्रॉप के लिए हेजार्डियस है। 7.5 to 10 अगर क्लोरीन का लेवल बढ़ता है तो वो टॉक्सिक लेवल है। सार आपका 4.8 जाता है तो वो भी जो है आपका नॉट सुटेबल फॉर द क्रॉप।
वेरी पुअर लेवल, देखिए वेरी पुअर, देखिए पुअर और वेरी पुअर लेवल है ये, यहाँ पे जो है वाटर को करेक्ट किया जा सकता है, यहाँ पे वाटर की जो क्वालिटी है उसे मेंटेन किया जा सकता है थ्रू द डिफरेंट मेथड। देखिए वेरी पुअर क्वालिटी में 5 to 6 जो है वो ईसी, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी, पीएच 9 to 10, सोडियम इज 80 to 90 एंड क्लोरीन इज 10 to 12.5 एंड सार इज 8 to 15। उसके बाद जो अनसुटेबल है, जहाँ पे कोई भी करेक्शन नहीं किया जा सकता, द सिचुएशन इज नॉट डीलेबल, नॉट जो है करेक्टेबल, ठीक है, नॉट मैनेजेबल, दैट इज वेरी अनसुटेबल कंडीशन। तो इसमें जो इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी होगी ये आपकी ग्रेटर देन 6, पीएच ग्रेटर देन 10 और सोडियम आपका ग्रेटर देन 90, क्लोरीन ग्रेटर देन 12.5 एंड सार इज ग्रेटर देन 15। तो ये जो कंडीशन होगी ये आपकी जो है अनसुटेबल कंडीशन है क्रॉप के लिए। तो दिस इज बेसिकली क्लासिफिकेशन ऑफ इरिगेशन वाटर क्वालिटी। ठीक है, वाटर क्वालिटी क्या होनी चाहिए क्रॉप के लिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो ये टेबल जो है आप इसे लर्न करेंगे, एग्जाम से पहले भी इसे लर्न करेंगे। देखिए बहुत सारे बच्चे जो है डेटा के रिगार्डिंग बहुत ज़्यादा जो है परेशान रहते हैं कि डेटा याद नहीं होता। आई वुड सजेस्ट देम कि डेटा एक बार में याद किसी को भी नहीं होता। आप एक बार डेटा को पढ़ेंगे आपको याद नहीं होगा, आप सेकेंड टाइम पढ़ेंगे, जब आप मेमोराइज करने की कोशिश करेंगे तो शायद आपको 2-3 चीज़ें याद हों। बट जब आप इसे जो है वीकली बेसिस पे या बार बार जब आप किसी भी डेटा को मेमोराइज करने की कोशिश करेंगे तो एग्जाम तक वो डेटा जो है आपको याद हो जाएगा। एंड आई वुड सजेस्ट कि एग्जाम से पहले भी जो डेटा वाली चीज़ें हैं उनको आप जो है नोट डाउन करके रखें और एग्जाम से पहले डेटा को एक बार रिवाइज जरूर करें। ठीक है, तो चलिए मूव करते हैं अब नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। देखिए नेक्स्ट स्लाइड में बात करते हैं वाटर मैनेजमेंट फॉर प्रॉब्लमेटिक सॉइल। देखिए प्रॉब्लमेटिक सॉइल ये टॉपिक हम डिस्कस कर चुके हैं सॉइल में पहले भी, पर देखिए यहाँ पे भी इम्पॉर्टेंट है ये, तो हम यहाँ पे भी इसे जो है थोड़ा डिस्कस करेंगे। तो देखिए सबसे पहले देखते हैं एरिड क्लाइमेट। देखिए एरिड क्लाइमेट में बेसिकली जो सॉल्ट एक्यूमुलेशन का जो प्रॉब्लम होता है इट्स वेरी कॉमन। देखिए 25% ऑफ द अर्थ सर्विस जो है वो एरिड है, तो यहाँ पे जो प्रॉब्लम है सॉल्ट एक्यूमुलेशन का वो बहुत कॉमन है। तो इन एरियाज़ में जो वाटर एप्लीकेशन या इरिगेशन मेथड अडेप्ट किए जाते हैं, बेसिकली फ्लडिंग मेथड, जिसमें जो है जो सॉल्ट्स होते हैं वो लीच डाउन कर जाते हैं, या जो है सॉल्ट रेजिस्टेंट क्रॉप्स जो हैं, सॉल्ट रेजिस्टेंट वेराइटीज़ जो हैं वो ग्रो की जाती हैं ताकि जो है वो सॉल्ट कंडीशन को बेयर कर सकें। और ग्रीन मैन्योरिंग बेसिकली की जाती है, और जिप्सम एप्लीकेशन उन जगह पे जहाँ पे अल्कलाइन और अल्कलाइन सॉइल का जो है, अल्कलाइन सॉइल बहुत ही ज़्यादा मात्रा में जो है ऑक्यूपाइड है, और सेलाइन सॉइल के लिए बेसिकली ग्रीन मैन्योरिंग और लीचिंग जैसी जो है मेथड अडेप्ट किए जाते हैं इन एरियाज़ में जहाँ पे सॉल्ट एक्यूमुलेशन का प्रॉब्लम जो है वो बहुत ही ज़्यादा होता है। देखिए नेक्स्ट हाई सब सॉइल वाटर टेबल। देखिए हाई सब सॉइल वाटर टेबल जो होता है, वाटर टेबल विद इन कैपिलरी रेंज एंड द वाटर कंटेनिंग सॉल्युबल सॉल्ट राइज टू सरफेस। देखिए जो वाटर टेबल होता है वो भी रीज़न होता है सॉल्ट्स के एक्यूमुलेशन का। जो सॉल्ट्स होते हैं रूट जोन में जो है वाटर टेबल से सॉइल में जो है ऐड होते हैं, तो यहाँ पे भी जो है ड्रेनेज मेथड्स हैं वो अडेप्ट किए जाते हैं, और सॉइल में ग्रीन मैन्योरिंग ये सारे जो मेथड्स होते हैं वो अडेप्ट किए जाते हैं। नेक्स्ट जो है पुअर ड्रेनेज। देखिए पुअर ड्रेनेज, ड्यू टू पुअर ड्रेनेज एक्यूमुलेशन ऑफ वाटर लीड्स टू वाटर लॉगिंग कंडीशन विच लीड्स टू सॉइल अक्यूमुलेशन। देखिए कई बार अगर वाटर लॉग्ड कंडीशंस होती हैं तो जो वाटर होता है उसमें कुछ सॉल्ट जो हैं वो लीच डाउन हो जाते हैं, कुछ हार्मफुल सॉल्ट्स जो होते हैं वो सॉइल सरफेस पे जो है एक्यूमुलेट होने लगते हैं। आपने देखा होगा सॉइल्स पे, सॉइल में जो है सॉइल सरफेस में रेन के बाद या जो है वाटर लॉक कंडीशन जब जो है ड्रेन होती है, जो वाटर लॉक कंडीशन के बाद की जो कंडीशन होती है सॉइल में, एक सॉइल क्रस्ट में जो कलर होता है वो वाइट क्रस्ट जो है वो फॉर्म होने लगता है, तो दैट इज बेसिकली, या ग्रे क्रस्ट, तो दैट इज बेसिकली ड्यू टू वाटर लॉक कंडीशन एंड ड्यू टू एक्यूमुलेशन ऑफ सॉल्ट। तो देखिए पुअर ड्रेनेज जो कंडीशंस होती हैं उनको इम्प्रूव किया जाता है, ड्रेनेज फैसिलिटीज़ को जो है इन्हांस किया जाता है अगर जो है सॉइल एक्यूमुलेशन से डील करना है।
ठीक है। नेक्स्ट होता है क्वालिटी ऑफ इरिगेशन वाटर। देखिए क्वालिटी ऑफ इरिगेशन वाटर एक इम्पॉर्टेंट जो है पॉइंट है, इम्पॉर्टेंट फैक्टर है जो कि डायरेक्टली सॉल्ट को जो है ऐड करता है सॉइल में। देखिए जो क्वालिटी होती है इरिगेशन वाटर की, दैट शुड बी गुड। उसमें जो सॉल्ट्स होते हैं वो जो है हार्मफुल सॉल्ट्स में नहीं होने चाहिए, ठीक है। क्योंकि देखिए जो इरिगेशन है उसके सोर्सेज जो होते हैं, बेसिकली अगर सीपेज सोर्स यूज़ किया जा रहा है या रिजर्वॉयर यूज़ किए जा रहे हैं, तो रिजर्वॉयर में भी जो है सीपेज और जो है सरफेस रन ऑफ से वाटर को जो है स्टोर किया जाता है, तो उनमें सॉल्युबल सॉल्ट्स लाइक सोडियम कार्बोनेट, बाइकार्बोनेट जो हैं ये सीपेज में जो है इनकी होने की पॉसिबिलिटी ज़्यादा होती है। क्योंकि सीपेज और स्लज जो जिनमें जो वेस्ट मटेरियल होता है ये इंडस्ट्रियल वेस्ट मटेरियल होता है, तो दैट इज बेसिकली हार्मफुल फॉर द क्रॉप एज वेल फॉर द सॉइल, ठीक है। नेक्स्ट देखिए इनंडेशन जो फ्लड कंडीशंस होती हैं उसमें जो सी वाटर जो है सॉइल में आता है उसमें सॉल्ट्स की जो है प्रेजेंस होती है, तो उसके कारण भी जो है जो सॉल्टी कंडीशंस होती हैं, जो सॉल्ट एक्यूमुलेशन होता है सॉइल में होने लगता है, तो उनसे डील करने के लिए जो है सॉइल में डिफरेंट जो मेथड्स अडॉप्ट किए जाते हैं। बेसिकली ग्रीन मैन्योरिंग क्रॉप्स, और वो क्रॉप्स बेसिकली जो सॉल्ट कंडीशन को विथस्टैंड कर जाए, ठीक है। क्योंकि रेजिस्ट अगर सॉल्ट कंडीशन को कोई क्रॉप करती है, बहुत सारी वेराइटीज ऐसी डेवलप हो चुकी हैं जो कि सॉल्ट कंडीशन को जो है विथस्टैंड कर जाती हैं, उनको टॉलरेट कर जाती हैं, ठीक है। अब चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। देखिए नेक्स्ट स्लाइड में देखिए नेचर ऑफ पेरेंट रॉक मिनरल भी जो है एक रीज़न है सॉइल में सॉल्ट्स का। अगर जो पेरेंट रॉक मटेरियल है उसमें जो है अगर सॉल्ट्स की प्रेजेंस है, तो जो सॉइल उससे फॉर्म होती है उसमें ऑटोमेटिकली नेचुरली जो है सॉल्ट की प्रेजेंस होती है। नेक्स्ट सीपेज फ्रॉम द कैनाल्स। देखिए ये भी जो मैं आपको बता चुकी हूँ अर्लियर कि सीपेज से जो वाटर यूज़ किया जाता है वो बेसिकली जो है हार्मफुल होता है, क्योंकि उसमें इंडस्ट्रियल वेस्ट होता है और इंडस्ट्रियल में हैवी केमिकल्स का यूज़ किया जाता है, जिसमें जो हैवी केमिकल्स वाटर में जब ऐड होते हैं तो वो सॉइल को जो है पॉल्यूट करते हैं, सॉइल में कंटामिनेशन या हैवी मेटल्स या हैवी सॉल्ट्स का एक्यूमुलेशन जो है करने लगते हैं। तो इन सब से डील करने के लिए देखिए अगर सलाइन सॉइल को जो है करेक्ट करना होता है तो सलाइन सॉइल में ग्रीन मैन्योरिंग की जाती है, फ्लडिंग मेथड से जो है लीचिंग की जाती है और रेजिस्टेंट क्रॉप्स ग्रो की जाती हैं। अगर एल्कलाइन सॉइल की बात की जाए, एल्कलाइन सॉइल बेसिकली जिनका पीएच जो है वो 8.5 से अबव होता है, तो उनमें जिप्सम एप्लीकेशन जो है यूज़ किया जाता है। जिप्सम एप्लीकेशन और अदर्स एप्लीकेशन होती हैं ग्रीन मैन्योरिंग की, वो ऐड की जाती हैं एल्कलाइन सॉइल के लिए, ठीक है। तो ये सारे जो हैं ये सारे रीजंस हैं और इनमें जो मेथड्स होते हैं डिफरेंट जो अडेप्ट किए जाते हैं, ठीक। नेक्स्ट देखिए क्लासिफिकेशन ऑफ प्रॉब्लमेटिक सॉइल। देखिए क्लासिफिकेशन ऑफ प्रॉब्लमेटिक सॉइल में अगर बात करें तो सलाइन सॉइल, सलाइन एल्कलाइन और एल्कलाइन सॉइल। देखिए ये जो टेबल है मैं पहले भी सॉइल साइंस में डिस्कस कर चुकी हूँ, बट ये टेबल इंपॉर्टेंट है। इस टेबल से आपको एक क्वेश्चन मिनिमम जो है रेज होने की पॉसिबिलिटी होती है, तो इसको हम जितना भी डिस्कस करें वो कम है। देखिए सलाइन सॉइल की बात करें, इसको देखिए इसमें एक टेक्निक हम यूज़ करेंगे इसमें ESP, EC और pH। देखिए अगर सलाइन सॉइल की बात करते हैं तो सलाइन एल्कलाइन की अगर हम बात करें तो देखिए इसमें जो ESP है, EC है और pH है वो तीनों ही ग्रेटर देन है, फाइन। अगर सलाइन की बात करें तो देखिए सलाइन में देखिए EC देखिए इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी सिर्फ ग्रेटर देन है, बाकी सेम जो है लेस देन है, ये आपको याद रखना है। अगर एल्कलाइन सॉइल की बात करें तो देखिए एल्कलाइन सॉइल में जो इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी है वो लेस देन है और बाकी सब ग्रेटर देन है, फाइन। तो ये आप जो मेथड है इसमें अडॉप्ट कर सकते हैं इसको याद रखने के लिए, क्योंकि डेटा जो है वो पूरा ग्रैब अप नहीं हो पाता है। तो दिस इज बेसिकली द इजीएस्ट मेथड टू लर्न दिस टेबल। तो आई होप आपको ये मेथड जो है वो समझ आएगा, ठीक है। बहुत इजी है, आपको सलाइन एल्कलाइन याद रखना है। सलाइन एल्कलाइन में जो है एवरीथिंग ESP जो ESP है, EC है और pH है वो पूरा ग्रेटर देन है, ठीक है। सलाइन का आपको याद रखना है कि जो इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी होती है वो ग्रेटर होती है और एल्कलाइन में इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी जो है वो लेस देन होती है, एंड जो सलाइन में जो चीज़ लेस देन होती है वो एल्कलाइन में ग्रेटर देन है। तो देखिए ऑपोजिट है, आपको जो है कन्फ्यूजन भी नहीं होगा। एल्कलाइन में फिफ्थ जो ESP है वो ऑपोजिट है सलाइन के, तो दैट विल बी इजी टू रिमेंबर। तो ये क्लासिफिकेशन है प्रॉब्लमेटिक सॉइल का। देखिए मैनेजमेंट जो मैंने आपको बताया, ग्रोइंग रेजिस्टेंट क्रॉप्स, ग्रीन मैन्योरिंग और एप्लीकेशन ऑफ जिप्सम, लीचिंग ऑफ सॉइल्स बाय यूजिंग गुड क्वालिटी ऑफ वाटर,
एंड फ्लडिंग मेथड, डिफरेंट डिफरेंट इरीगेशन मेथड अडेप्ट करके गुड क्वालिटी ऑफ वाटर जो है सॉइल में ऐड करके जो है इसे करेक्ट किया जा सकता है। तो चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। देखिए नेक्स्ट स्लाइड में बात करते हैं वाटर मैनेजमेंट टेक्नोलॉजी, ठीक है, ऑप्शंस फॉर नॉन राइस क्रॉप्स के लिए, ठीक है। तो देखिए इसमें जो है सबसे पहले पेयर्ड रो टेक्निक के बारे में बात करें तो पेयर्ड रो टेक्निक मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ, इसमें रोज की पेयरिंग की जाती है और पेयर्ड रो के बाद एक स्पेस छोड़ा जाता है, फिर टू रोज मतलब पेयर की जाती हैं। तो देखिए जो स्पेस बीच में छोड़ा जाता है उसे जो है इरिगेशन के लिए यूज किया जाता है, इसमें बेसिकली फुरो इरिगेशन यूज किया जा सकता है। तो देखिए इट इज अ मेथड इन विच accommodating crop rows on both side of furrows by increasing ridge spaces, ठीक है। और इसमें जो मेथड जो है इरिगेशन मेथड जो क्रॉप लाइक ग्रीन ग्राम, ब्लैक ग्राम, ग्राउंडनट, सनफ्लावर, तो उन्हें फुरो इरिगेशन मेथड अडेप्ट किया जा सकता है, जिसमें जो वाटर सेविंग है बेसिकली पेयर्ड रो में ये 20% जो है वाटर सेविंग है और ईल्ड जो है 15% अराउंड 15% जो है ईल्ड इंक्रीज होती है ड्यू टू दिस पेयर्ड रो सिस्टम। तो इसमें जो है इजी मैनेजेबल होता है वाटर एप्लीकेशन, बेसिकली फुरो वाटर एप्लीकेशन जो है इसमें दिया जा सकता है, ठीक है। तो ये है पेयर्ड रो। नेक्स्ट जो है दैट इज अल्टरनेट फुरो सिस्टम। देखिए अल्टरनेट फुरो सिस्टम में जो है अल्टरनेट जो है फुरोज इसमें यूज किए जाते हैं, बेसिकली अल्टरनेट फुरो स्पेस छोड़ा जाता है, फिर जो है फुरो। तो इसमें क्या किया, इसमें जो जैसे बेसिकली शुगर केन को में ये जो है मेथड अडॉप्ट किया जाता है, तो इसकी जो वाटर सेव एफिशिएंसी है वो 34.1% जो है इसमें वाटर सेव हो जाता है अगर कंपेयर किया जाए अदर फुरो इरिगेशन को। तो इसमें जो है ज़्यादा वाटर जो है वो सेव होता है। और अल्टरनेट फुरो में जैसे देखिए अगर चिलीज़ भी है, चिलीज़ भी ग्रो की जा सकती है, ग्राउंडनट ग्रो किया जा सकता है, ब्रिंजल ग्रो किया जा सकता है। ब्रिंजल में जो वाटर सेविंग है वो 24% वाटर जो है ब्रिंजल में सेव किया जा सकता है ड्यू बाय अडेप्टिंग दिस अल्टरनेटिंग फुरो सिस्टम, ठीक है। देखिए नेक्स्ट है सर्च इरिगेशन टेक्निक। देखिए सर्च इरिगेशन टेक्निक बेसिकली इट डिपेंड्स ऑन द ऑन एंड ऑफ मोड ऑफ वाटर एप्लीकेशन इन अ सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम। देखिए सर्च इरिगेशन में बेसिकली जो है ऑन एंड ऑफ मेथड से वाटर एप्लीकेशन दी जाती है और ये जो है पर्टिकुलर क्रॉप के लिए सुटेबल है। फॉर एग्जांपल मेज के लिए जो है इसमें हाई डिग्री ऑफ इरिगेशन एफिशिएंसी एंड वाटर यूज एफिशिएंसी जो है मेज में है थ्रू द सर्च इरिगेशन मेथड। और नियरली 1.5 टाइम्स जो है ये इरिगेबल एरिया पर यूनिट एरिया जो है इंक्रीज करता है 1.5 टाइम्स, ठीक है। और इसमें जो वाटर सेव है वो 40 to 60% जो है वाटर सेव इसमें होता है सर्च इरिगेशन में। देखिए बेसिकली सर्च इरिगेशन जो है आपका इंडिया में इतना पॉपुलर नहीं है, बट फॉर फ्यू क्रॉप इट इज़ सक्सेसफुल। तो कुछ क्रॉप्स में जो है ये मेथड अडॉप्ट किया जाता है। तो ये था आपका सर्च इरिगेशन टेक्निक, ठीक है। तो ये सारे जो टेक्निक्स हमने डिस्कस करी इस टॉपिक के अंदर, और मॉड्यूल नंबर 16th मॉड्यूल नंबर जो है एग्रोनॉमी का इट हैज़ बिन कंप्लीटेड हियर। तो कंप्लीट होता है यहाँ पे आपका 16th मॉड्यूल ऑफ एग्रोनॉमी। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक में, विल डिस्कस इट वेरी सून। So you guys keep studying and keep working hard. Thank you so much.